हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांका आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हम सिलेबस डिस्कशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट सेशन में भी हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कशन किया था। आज भी हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और ज्योग्राफी ऑप्शनल में और आगे क्या क्या टॉपिक्स मेंशन हैं यूपीएससी की तरफ से, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ही सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए तो है ही, साथ ही साथ जिन बच्चों को जीएस ज्योग्राफी में कंफ्यूजन होता है कि हमें जीएस में क्या पढ़ना होता है, स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, उनके लिए भी ये प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैं हर रोज आपके साथ में ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स प्रीलिम्स के काम के हैं, कौन कौन से पॉइंट्स मेंस के काम के हैं यानी जीएस वाले पॉइंट्स हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ ऑप्शनल के काम आते हैं। ये पूरा पार्ट हम यहाँ पर डिस्कशन डिटेल में कर रहे हैं। तो ये सेशंस जो आपके लिए हो रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस ज्योग्राफी के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें भी समझ आ रहा है किन किन टॉपिक्स को किस किस के साथ में हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जीएस के अंदर, और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ऑप्शनल के अंदर। ये क्लैरिटी भी आती चली जाती है। जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है उनको समझ में आने लगता है कि हाँ, हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज करके गलती नहीं करी है, टॉपिक्स वही पढ़ने हैं, उन्हीं से हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा, ऑप्शनल भी क्लियर होगा। राइट। तो चलिए आज इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था हर ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से हम उसे जानते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के नाम से हम उसे जानते हैं। पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हमारा अभी चल रहा है, जिसके अंदर हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सारी डिटेल डिस्कशन हमारा हो चुका है। सेम ऐसा ही क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। एंड लास्ट सेशन में हमारा ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान के अंदर भी डिस्कशन हो चुका है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। आज हम आगे बढ़ेंगे बायोजियोग्राफी की तरफ, जीव भूगोल या जैव भूगोल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स, टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो बात करेंगे हम बायोजियोग्राफी जैव भूगोल के बारे में। मैंने जब सिलेबस डिस्कशन आपके साथ किया था तब भी मैंने आपको बताया था तीन बहुत असेंशियल फैक्टर्स हैं, तीन बहुत असेंशियल पार्ट हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जो तीनों मिलते हैं तब जाकर के जीवन क्रिएट होता है। जिसमें आता है लैंड, स्थल भाग, जिसमें आता है एयर, वायु, और वाटर, जल। ये तीन पार्ट बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी जगह पर लाइफ के इवॉल्व होने के लिए, जीवन के बनने के लिए। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक नया पार्ट आपको बनता हुआ दिखाई देता है, दैट इज दी लाइफ, जिसे हम कहेंगे लाइफ, जीवन। अब इन्हीं चार पार्ट को हमने ज्योग्राफी के सिलेबस में अभी तक देखा है। लैंड के बारे में जो भी बात करी हमने वो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान के नाम से हमने उसको पढ़ा था। जो एयर वाला पार्ट है, वायु वाला भाग है, उसको हमने क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के रूप में पढ़ा था। एंड जो वाटर वाला पार्ट है, जल वाला भाग है, जल वाला पार्ट थोड़ा सा क्लाइमेट के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। प्रेसिपिटेशन, वर्षण क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा पार्ट वहां पर भी डिस्कस होता है, पर मूल रूप से जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है दैट इज दी ओशिन्स। तो वो ओशिन्स के बारे में लास्ट सेशन में हमने ओशिनोग्राफी के बारे में सिलेबस डिस्कशन किया था। समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। तो ये तीन पार्ट के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है। लेकिन ये तीनों पार्ट जब मिलते हैं तो जीवन उत्पन्न होता है, ऐसा हमने पृथ्वी पर देखा है। हमारी पृथ्वी पर अगर हम देखें, हम फिलहाल ऐसे किसी प्लेनेट को नहीं जानते जिस पर जीवन हो। फिलहाल जितने भी प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में हम जानते हैं इस पूरे सौर मंडल में,
हमारी उम्मीद है कि हाँ, हम ऐसा मानते भी है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर जीवन है, जिनको कि हम एलियंस के रूप में या अलग अलग यूएफओ के रूप में अलग अलग नामों से हम जानते रहते हैं। ऐसी हमारी उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे जहां पर कि जीवन है, लेकिन फिलहाल हम एक ही प्लैनेट को, एक ही ग्रह को जानते हैं जिस पर जीवन है, वो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी अर्थ है। इसके अलावा किसी प्लैनेट पर ना तो हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट को हम जानते हैं, ना ही इसके बियॉन्ड किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और सौर मंडल में किसी ऐसे प्लैनेट को जानते हैं जहां पर कि जीवन हो। हाँ, संभावना जरूर बताते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ संभावना हो सकती है। वो संभावना किस आधार पर बताई जाती है? अगर उस प्लेनेट पर जमीन भी है, हवा भी है और पानी भी है, तो संभावना बनती है कि हाँ, यहाँ पर जीवन होगा। कुछ और फेवरेबल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर बहुत कम ना हो, ऐसी कुछ और कंडीशंस भी लगाएं तो हाँ, जीवन होने की संभावनाएं वहाँ देखने को मिल सकती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, और उस पर इतने जबरदस्त जीव, इतना बड़ा जीवन जो है, लाइफ जो है, वो हमें देखने को मिलती है। उसी जीवन को, उसी लाइफ को हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी की एक ब्रांच के रूप में, जिसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। जैव भूगोल के रूप में हम देखते हैं। एक एक जीव को जब स्टडी किया जाता है तो वो बायोलॉजी कहलाती है। जैसे आप मनुष्य के शरीर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या मेंढक के शरीर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक प्रजाति के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजी जो है उस नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन बड़े लेवल पर इस एक शरीर से बाहर निकल करके बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे निकाय जो हैं वो काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ समझना, दैट इज दी बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल। जीवन के रूप में, जीवन कैसे विकसित हो रहा है, उसके बाह्य रूप जो है उनको समझना। अंदर, शरीर के अंदर जा करके नहीं देखते, शरीर के अंदर वाला पार्ट बायोलॉजी देखती है, लेकिन शरीर से बाहर की जो दुनिया है, हम किस प्रकार से काम करते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है उनको क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है, ये पूरा सेक्शन बायोजियोग्राफी के रूप में, जैव भूगोल के रूप में देखा जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस सिलेबस में पर्टिकुलर यूपीएससी ने हमारे लिए इस पर्टिकुलर बायोजियोग्राफी नाम के सेक्शन के अंदर सिलेबस में क्या क्या डाला है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर जितना भी जीवन आया है वो प्लांट्स के रूप में आया है, पौधों के रूप में आया है। तो पौधों को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा कारक है सॉइल, मिट्टी, मृदा। खास तौर से अगर हम समुद्रों में बात करें या स्थल भाग पर, लैंड बॉडी पर बात करें, लैंड बॉडी पर भी जितना भी जीवन आया है वो प्लांट्स के रूप में सबसे पहले आया है, पौधों के रूप में सबसे पहले आया है। एनिमल्स तो बहुत बाद में आए, जंतु बहुत बाद में आए। तो उनको सबसे पहला जो फैक्टर प्रभावित करता है दैट इज सॉइल। तो सॉइल के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हमारा होता है। जेनेसिस ऑफ सॉइल्स कैसे होती है, मृदाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। बायोजियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सॉइल, मिट्टी। मिट्टी नहीं तो जीवन नहीं, मिट्टी नहीं तो प्लांट्स नहीं, प्लांट्स नहीं तो बाकी के पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे नहीं तो बाकी के एनिमल्स, जीव जंतु जो आप देखते हो वो भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम नहीं कर सकते। आप और मैं जो है वो धूप में जाके खड़े हो जाए और बैटरी चार्ज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी गर्मी में अगर हम बाहर जाएंगे तो शरीर में से ऊर्जा निकल और जाएगी, आएगी नहीं। आएगी कहाँ से? हमको खाने से मिलती है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं, जिन प्लांट से हमें जो भोजन मिलता है, वो प्लांट्स अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। उस सनलाइट की एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को, जो एक लाइट एनर्जी है या प्रकाश ऊर्जा है, उसको केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और उसी रासायनिक ऊर्जा को वो स्टोर करते हैं अपनी जड़ों के अंदर, अपने फलों के अंदर, अलग अलग बॉडी के उनके जो पार्ट्स हैं उसके अंदर वो उनको स्टोर करते, भंडारित करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, और वही अपन उठा करके ले आते हैं, चुरा करके ले आते हैं, उससे तोड़ करके ले आते हैं। तो वो प्लांट जिएगा कैसे? उसके लिए जो है सबसे पहला फैक्टर जो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट इज द सॉइल या मृदा। तो मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी हमारी यहाँ पर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है दैट इज दिस जेनेसिस ऑफ सॉइल, ये मिट्टियां बनती कैसे हैं वो हमें समझना है। दूसरा, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। मिट्टियां जो हैं उनका वर्गीकरण कितने कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन सी वाली कहाँ मिलती है, कौन सी वाली कहाँ मिलती है, कौन सी वाली कहाँ मिलती है, और कैसे बनती है।
उसको हमें जेनेसिस से कनेक्ट करके देखना ही देखना है, उत्पत्ति से जोड़ करके देखना ही देखना है। यहाँ पर्टिकुलर जगह पर काली मिट्टी मिल रही है, कैसे बनी होगी। यहाँ पर्टिकुलर जगह पर एल्यूवियल सॉइल मिल रही है, कैसे बनी होगी। पर्टिकुलर जगह पर चेस्टनट सॉइल मिल रही है, कैसे बनी होगी। चेरनोजम सॉइल मिल रही है, कैसे बनी होगी। तो अलग अलग प्रकार की जो सॉइल्स होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ, उनको भी समझना है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना है, वितरण भी समझना है, कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी मिल रही है और क्यों मिल रही है। क्यों मिल रही है ये डेफिनेटली ऐसे हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, यहाँ ये वाली सॉइल मिलती है, यहाँ ये वाली सॉइल मिलती है, क्यों मिलती है उसके पीछे के कारण। जेनेसिस जो पहला पॉइंट इससे ऊपर लिखा हुआ है, जेनेसिस उत्पत्ति, उसको तो साथ में लेकर के चलना ही चलना है। उसके साथ में ही हमें सॉइल्स को पढ़ना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देन सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है सॉइल के अंदर गहराई में क्या होता है। अगर ये हमारी एक सरफेस है, सतह है, हम इस सतह से अंदर जाते जाएं, सरफेस को अंदर खोदते जाएं अंदर जाते जाएं, तो मिट्टी की कौन कौन सी लेयर्स, कौन कौन सी परतें हमें देखने को मिलती है और उन परतों की क्या विशेषताएं हैं। मिट्टी की हर एक परत जो है मल्टीपल लेयर्स में बटी हुई है, बहुत सारी परतों में बटी हुई है, लेकिन वो एक एक परत की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। स्टार्टिंग में सबसे ऊपर ओ लेयर मिलेगी तो उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। ए लेयर, बी लेयर, ई लेयर, सी लेयर, ये सब जो लेयर्स हमें मिलती जाएंगी, आर लेयर लास्ट में, एंड में, इन सब की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ना कुछ विशेषता उस सॉइल को वो दे रही है। चाहे मिनरल्स दे रही है, चाहे ऑर्गेनिक कंटेंट दे रही है, खनिज दे रही है, कार्बनिक पदार्थ दे रही है, कुछ ना कुछ दे रही है। और उस सॉइल को, उन सारी लेयर्स को मिल करके सॉइल अपने आप में एक कंपोजिट मटेरियल बनता है, एक समग्र पदार्थ बनता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन अलग अलग लेयर्स के मिल करके एक अलग प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर सॉइल का बनता है, उस पर्टिकुलर मिट्टी का बनता है। तो वो हमें यहाँ पर समझना होता है। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका जो है वो क्या चीज होती है, कैसे कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, कौन कौन सी लेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, ये हम जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट, आज के ज़माने में सॉइल के साथ में कुछ समस्याएं हो रही हैं। आज के समय में, मॉडर्न समय में अगर हम देखें तो सॉइल की, मिट्टी की अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी हमें समझना है, उनको भी हमें जानना है। जैसे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी का किसी भी पानी, हवा या ऐसे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ में, बहते हुए डायनेमिक ऑब्जेक्ट के साथ में, चलायमान पदार्थ के साथ में बह करके चले जाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या। मिट्टी को बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हटने में हो सकता है कुछ महीने लगे हो सकता है कुछ दिन लगे हो, या हो सकता है कुछ साल लगे हो, वो मिट्टी वहां से हटती चली जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या हमारे सामने आज क्रिएट हो गई है, जिसको हम सॉइल इरोजन के रूप में जानते हैं, मृदा अपरदन के रूप में जानते हैं। दूसरी एक और समस्या है सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का न्यूनीकरण। न्यूनीकरण या डिग्रेडेशन का मतलब होता है उसकी क्वालिटी का कम हो जाना। मिट्टी तो है, अभी भी मिट्टी है, पहले भी थी, आज से 50 साल पहले भी थी, आज से 200 साल पहले भी थी, लेकिन आज से 200 साल पहले इस मिट्टी की क्वालिटी अलग थी, ये बहुत ज्यादा उपज देती थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती थी। आज अगर हम देखें तो वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रही, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं दे रही, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, उसकी गुणवत्ता क्या हो गई है, कम हो गई है, इंफीरियर हो गई है। तो वो क्यों हो रहा है, किस, क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसी प्रोसेसेस चल रही है, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनकी वजह से ये सॉइल डिग्रेड हो रही है, यानी न्यूनीकरण हो रही है, यानी उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता कम हो रही है, इंफीरियर हो रही है। उन सबको हमें यहाँ पर समझना है, जानना है। और डेफिनेटली बचाना तो है ही है मिट्टी को, तो मिट्टी का कंजर्वेशन या संरक्षण जो है वो भी हम समझते हैं यहाँ पर कि कैसे किया जाता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, क्या कौन कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो बायोज्योग्राफी, जैव भूगोल, जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर जीवन जो है, लाइफ जो है, उसके बारे में बात होने वाली है। और जीवन का एक बहुत असेंशियल पार्ट है सॉइल। सॉइल के बारे में आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स यूपीएससी ने दे रखे हैं। मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी किस किस प्रकार की होती है, मिट्टी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिल रही है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलती है, मिट्टी आज के ज़माने में बह करके जा रही है, उसका अपरदन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी क्वालिटी घट रही है, न्यूनीकरण या डिग्रेडेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उसको कैसे बचाया जाए, वो सब हमें यहाँ पर समझना होता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सॉइल से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल तीनों के काम के, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा नया नहीं है जो आप ऑप्शनल में ही पढ़ोगे। सब कुछ जो आप प्रीलिम्स के लिए मिट्टी के बारे में पढ़ते हो, वही सब कुछ जो आप मेंस के लिए, मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ते हो। कुछ पार्ट जीएस पेपर 3 के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत। और
वही पार्ट यहाँ ऑप्शनल के अंदर भी पढ़ना है, कुछ स्पेशल कुछ नया नहीं पढ़ना है। वही सारी चीजें जो आप जीएस में पढ़ रहे हो वही सारी चीजें यहाँ पर भी पढ़नी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमने मिट्टी मिट्टी के बारे में तो सॉइल के बारे में तो बात कर ली, लेकिन मेन जो जीवन है अर्थ पर जो जीवन है वो किसके रूप में है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के रूप में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप एवं जंतु, और उनका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, विश्व में वितरण कैसा है। किसी जगह पर प्लांट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो कहीं कम मिल रहे हैं, कहीं एनिमल्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो कहीं कम मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं उन कारणों को जानना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पादप और जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से, जिसकी वजह से हमें कहीं प्लांट्स ज्यादा मिल रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा मिल रहे हैं तो कहीं हमें कम देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो जीवन जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें पृथ्वी पर, मुख्य रूप से जीवन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रूप में है। हालांकि और भी कैटेगरीज हैं, और भी श्रेणियां हैं, पर मुख्य रूप से मेनली अगर हम देखें तो ये दो कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनके बारे में हमें जानना है, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, उसी पर्टिकुलर जगह पर क्यों मिल रहे हैं या किसी दूसरी पर्टिकुलर जगह पर क्यों नहीं मिल रहे, वो फैक्टर्स कौन से, कारक कौन से हैं, ये हमें जानना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लांट्स की अपनी कुछ समस्याएं हैं, आज की डेट में कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन अपरोपण की समस्याएं। प्लांट्स इस धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं, जिनको कि हम जब जिस जगह पर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं हम उसे फॉरेस्ट के रूप में, वन के रूप में देखते हैं। तो वो वन जो है, वो फॉरेस्ट जो है वो आज खत्म होते चले जा रहे हैं, किसी भी कारण से, वो हमारी वजह से हो सकते हैं, वो किसी नेचुरल रीजन प्राकृतिक कारण की वजह से हो सकते हैं, पर हो रहे हैं। तो उन कारणों को हमें जानना है कि ये डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण या वन अपरोपण क्यों हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक इस पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, वन कम होते चले जा रहे हैं, और कैसे बचाया जाए। अगर ये प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वैसे ही जीवन नहीं रहेगा पृथ्वी पर, सारा का सारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं, जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, सूर्य के प्रकाश को। अगर ये नहीं रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश को कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो अपन सब वैसे ही मरेंगे। तो ऐसे में इनको बचाया कैसे जाए, इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, उस संरक्षण के तरीके, उपाय जो हैं वो भी हमें यहाँ पर समझने होते हैं, जानने होते हैं। इन बचाने के तरीकों के अंतर्गत कुछ स्पेशल तरीके जो हैं, जो यहाँ पर मेंशन्ड है, तरीके बहुत सारे हैं पर कुछ तरीके यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है। दैट इज द सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। समाज के द्वारा वनों को लगाया जाना, ये कहलाता है सामाजिक वानिकी। सोसाइटी के द्वारा फॉरेस्ट को ग्रो करवाना, दैट इज द सोशल फॉरेस्ट्री। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ में, खेती के साथ साथ में आप फॉरेस्ट्री भी करते रहे, वन भी उगाते रहे, दैट इज द एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे ही, पर ये फॉरेस्ट को सोसाइटी के साथ में, क्योंकि अब आज के जमाने में मानव की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, हर जगह मानव घुसा हुआ है, हर जगह मानव रहता है, पर वो जिस जगह पर भी रहता है वहां पर भी थोड़े पेड़ पौधे लगा करके वो अपना जीवन जो है वो बेटर कर सकता है, बेहतर कर सकता है। तो वो सोशल फॉरेस्ट्री का एक कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ मानव की एक और गतिविधि जो कि फॉरेस्ट को साफ करती जा रही है, हटाती जा रही है, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि क्षेत्र, पहले मान लीजिए 10 लोग थे एक गांव के अंदर, उन 10 लोगों को जितना खेत चाहिए था, जितनी पैदावार करने के लिए जमीन चाहिए थी, उनको मिल जाती थी। आज उस 10 की बजाय 10,000 लोग हो गए वहां पर। अब 10,000 लोग खेती करने के लिए क्या करेंगे, आसपास का जितना जंगल है उसको साफ करो, वहां पर हम खेती करेंगे। तो जमीन जो है, लैंड जो है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक सीमित संसाधन है, और उसके ऊपर इतनी सारी प्रकार की एक्टिविटीज करनी है हमें। रहना भी उसी जमीन के ऊपर है, खेती भी उसी जमीन के ऊपर करनी है, सड़कें भी उसी जमीन के ऊपर बनानी है, इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग जो है, वो भी उसी जगह पर लगाने हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को हटाते जा रहे हैं। वन भी उसी जमीन पर मिलेंगे, उन फॉरेस्ट को हटाते जा रहे हैं, वनों को हटाते जा रहे हैं, और उसकी जगह पर हम एग्रीकल्चर, कृषि करते चले जा रहे हैं। मानव की जनसंख्या जैसे लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये एक और समस्या हमारे सामने प्रकट हो रही है। तो एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट को कैसे किया जाए, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, वनों को कैसे बचाया जाए, ये हम एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में देखते हैं, कृषि वानिकी के रूप में देखते हैं। तो ये सारी बात हमने प्लांट्स के बारे में करी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जीवन के दो मुख्य रूप हैं, एक है प्लांट्स, एक है एनिमल्स।
हमने ज्यादातर बात अभी तक जो करी वो प्लांट्स के बारे में करी। जो पूरा मिट्टी वाला पार्ट, सॉइल वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, पूरा का पूरा पेड़ पौधों से जो है वो जुड़ा हुआ था, प्लांट से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, और यहां पर एनिमल्स की बात भी साथ में करी है, जंतुओं की करी है। इसके अलावा हमने अभी तक कहीं भी जंतुओं के बारे में बात नहीं करी, एनिमल्स के बारे में बात नहीं करी। जो भी बात हुई है प्लांट्स के बारे में हुई है। प्लांट्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, निर्वनीकरण हमें देखने को मिल रहा है, वन अपरोपण देखने को मिल रहा है, और उसकी समस्या तो यही है, उसका संरक्षण कैसे करें, कंजर्वेशन कैसे करें, ये हमने समझा। कंजर्वेशन के दो विशेष तरीके यहाँ पर सिलेबस में साफ साफ यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, तो वो भी हमें पढ़ने हैं। लेकिन ये ज्यादातर बात जो हुई वो प्लांट्स के बारे में हुई, सिर्फ यहाँ पर एनिमल्स के बारे में थोड़ी सी बात हुई। अब जो है वो हम स्पेशल बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स वो वाले जो जंगलों में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जिनको हम कहते हैं, वो वन्य जीव के बारे में डिस्कशन हमारा होना है। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम जानेंगे, कहां कहां पर किस किस प्रकार की वाइल्ड लाइफ, किस किस प्रकार के वन्य जीव हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो अगर आप देखें तो मेजर जीन पूल सेंटर्स। जीन पूल एक ऐसा कंसेप्ट है, कोई जीन जो है, कोई प्रकार, विशेष प्रकार की प्रजाति जो है, चाहे वो प्लांट हो, पौधा हो, या वो एनिमल हो, जंतु हो, दोनों की कोई विशेष प्रकार की प्रजाति कहां से निकल करके आई है, मूल रूप से कहां से आई। जैसे हम जनरली पढ़ते हैं, आप जनरली पढ़ते हैं, मक्का जो है वो दक्षिण अमेरिका का मूलभूत पौधा है, साउथ अमेरिका का मूलभूत पौधा है। तो यानी मक्के का जीन पुल कौन सा हुआ, साउथ अमेरिका हुआ। जीन पुल यानी उसका मुख्य रूप से जो उसके अंदर का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जीन संरचना जो है, वो जीन मुख्य रूप से बना कहां पर था, किस क्लाइमेट में, किस जलवायु में, किस स्थितियों में वो जीन जो है वो डेवलप हुआ था। तो वो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में डेवलप हुआ था, तो हम उसको बोलते हैं कि उसका जीन पुल सेंटर साउथ अमेरिका में। ऐसे टोटल कितने जीन पूल सेल्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक साइंटिस्ट है वाविलोव, निकोली वाविलोव, वो बताता है कि यहाँ यहाँ इस प्रकार से जीन पूल सेल्टर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो वो एक जीन पूल नाम का कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर जानना रहता है, समझना रहता है। अब अगर आप इसको जीएस से मैच करा करके देखें तो हमने सॉइल वाला पार्ट तो देखा, पूरा का पूरा जीएस में आता ही है और यहाँ भी पढ़ना है, मतलब यहाँ और वहाँ कुछ नया नहीं है, अलग नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल लो तब भी पढ़ना ही है, वही सारा पार्ट पढ़ना है। और अगर आप जीएस में देखो, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए देखो, तब भी वहां पर इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगले पॉइंट्स को अगर हम देखें, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में आता है। उसके बाद अगर आप देखें प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, प्रीलिम्स में भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों में हमें ये देखने को मिलता है। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ वाला पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो, ये भी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में आता है। खाली मेजर जीन पूल सेंटर नाम का जो आप कंसेप्ट देख रहे हो, ये हम जनरली जीएस में नहीं पढ़ते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ा जाता है। यानी इतने सारे टॉपिक्स में अगर आप देखें तो एक सिंगल टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो सब कुछ वही का वही है जो जीएस में पढ़ना है, वही का वही है जो प्रीलिम्स में पढ़ना है, वही का वही है जो मेंस में पढ़ना है जीएस के अंतर्गत। और ये उसी को पढ़ करके अपना ऑप्शनल भी यहाँ पर क्लियर होगा। या यूं देखो तो ऑप्शनल में ये सब चीजें पढ़ करके आपका जीएस का, प्रीलिम्स का पार्ट तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑप्शनल तो तैयार हो ही गया है, साथ ही साथ जी प्रीलिम्स का इतना सारा पार्ट तैयार हो जाता है, मेंस का इतना सारा पार्ट तैयार हो जाता है, जो हमें अलग से प्रीलिम्स या मेंस के लिए बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सारा पार्ट यहीं पर हमारा कवर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ सारे बच्चे जो टॉपर्स हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं। हर साल जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे होते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी इतनी जबरदस्त है। आप पिछले 3-4 सेशन से आप देख रहे हो, हमने जियोमॉर्फोलॉजी की बात करी, हमने जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान की बात करी, 90% सिलेबस जो है वो हमारा जीएस से मैच कर जाता है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करी, 100% सिलेबस मैच कर जाता है। कल हमने ओशिनोग्राफी की बात करी, 100% सिलेबस मैच कर जाता है। जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी की बात करें, 99% सिलेबस मैच कर जाता है। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है जो अलग है, जीन पूल सेंटर वाला, वरना बाकी वही की वही कहानी, सब कुछ सेम, एकदम सेम जो हम जीएस में पढ़ते हैं, जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है और जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है। तो उन दोनों के अंदर ही हम इस सारे पार्ट को देखते हैं, जो आज हमने जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी के पॉइंट्स के रूप में देखा है। तो यहाँ पे जब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी, इतना ज्यादा मैच आपको दिखाई दे रहा है, इतना जबरदस्त मैचिंग जो है वो आपको दिखाई दे रहा है जीएस के साथ में,
तो इस यही तो कारण बनता है फिर आगे चल करके कि बच्चा जो है वो यही ऑप्शन लेना प्रेफर करता है। और चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, उसको दिख जाता है सर यहाँ तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम कोई और सिलेबस लेंगे, कोई और ऑप्शन लेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे तो पता चलता है कि यहाँ तो जीएस की कहानी अलग चल रही है, ऑप्शनल की कहानी अलग चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जीएस भी वही चल रहा है, ऑप्शनल भी वही चल रहा है, ऑप्शनल में इक्का दुक्का पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, इसके अलावा तो कहानी वही की वही चल रही है। हम चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लें तब भी जीएस में ये सब टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप इनसे बच नहीं पाओगे। ये सारे टॉपिक अगर कोई कई बार बच्चों को लगता है सर ये टॉपिक थोड़ी पढ़ेंगे हम, क्या ऐसे ऐसे टॉपिक्स ऐसे ऐसे नाम ले रखे हैं आपने। अरे तो आप अगर ऑप्शनल जियोग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लोगे तब भी ये सारे टॉपिक आपको जीएस में पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ने, वरना प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा आपका, प्रीलिम्स में ही आपकी नैया डूब जाएगी। राइट, बात क्लियर होगी। तो ये पूरा पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है बायो जियोग्राफी जैव भूगोल के अंतर्गत। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें मिलते हैं बायो जियोग्राफी जैव भूगोल के अंतर्गत। अब क्वेश्चन आता है सर पढ़ेंगे कहाँ से, ये सारे टॉपिक्स हम तैयार कैसे करेंगे। जो बच्चा मेरे बैच में आएगा उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसको सारा कंटेंट जो है वो वैसे भी मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं या खुद से पढ़ना चाहते हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये वाला सेक्शन उसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हो, जो बच्चे बाद में भी देखेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल की सिलेबस डिस्कशन की क्लास चल रही है। सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जिस बच्चे का ऑप्शनल ज्योग्राफी ना हो वो भी इस सेशन को जरूर देखे ताकि उसको पता चले जीएस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। तो ये बैच जो है वो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं 2025, 26, 27, 28, 29 कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं आगे, आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चा ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़ना चाहता है वो अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। अभी हमारा सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, अगले कुछ दिनों में, अगले 5 से 7 दिनों में हमारे टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। हम टॉपिक्स सिलेबस को कंप्लीट करके फिर टॉपिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, कौन कौन से एक एक टॉपिक को उठा करके जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, भू आकृति विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और वहीं से आगे फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है अभी इस बैच पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 रुपए का बैच है लेकिन 15,000 15,000 रुपए में ये मिल रहा है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट, अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14,500 रुपए में ये बैच आपको अवेलेबल हो रहा है, जिसमें सारी क्लासेस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करवाया जाएगा और उसकी सारी क्लासेस जो हैं वो लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी। जैसे कि अभी अपनी क्लास लाइव चल रही है, आप जिस भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं हाथों हाथ पूछ सकते हैं। बाद के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं। रिकॉर्डेड बाद में देखना चाहते हैं सर हम तो दिन में कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं, हम शाम को देखेंगे, शाम को देख सकते हो। हमने सर लाइव क्लास देखी थी पर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया, हम फिर से देखना चाहते हैं फिर से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ अभी जुड़ सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं तो आपको अच्छी प्राइसेस में ये बैच अवेलेबल हो रहा है। डिटेल और जानना चाहते हैं कैसे जुड़े क्या करें तो 8050711100 या 223344 इन नंबर्स पर कॉल करके आप बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। जो बच्चे मैपिंग से परेशान हैं तो मैपिंग का बैच भी हमारा जो है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 22 जुलाई से 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमारा एक ज़बरदस्त बैच है, एक ज़बरदस्त इनोवेशन है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। 4 महीनों का लंबा बैच है ये, कोई 10 दिन में या 15 दिन में मैपिंग नहीं खत्म हो जाएगी जैसा कि दूसरी जगहों पर हो जाती है जनरली। यहाँ पर हमारा एक डिटेल्ड बैच जो है मैपिंग को लेकर के, मैपिंग के साथ में सारे सेक्शंस को कनेक्ट करता हुआ, सारे जितना भी हमारा जीएस का सिलेबस है उस सारे जीएस के सिलेबस को कनेक्ट करता हुआ जोड़ता हुआ ये कंप्लीट बैच आपके लिए अवेलेबल है।
और जो भी बच्चे इसमें पढ़े हैं उनके लिए मैपिंग बहुत सिंपल हो गई है। इसको पढ़ने से पहले बच्चों को मैपिंग हवाई नहीं लगती थी, समझ ही नहीं आती थी। इसको पढ़ने के बाद मैपिंग तो सिंपल हो ही गई, आसान हो ही गई। बच्चों का कहना होता है, जनरली बच्चों का मेरे पास में फीडबैक आता है कि सर मैपिंग पढ़ने के बाद हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हिस्ट्री अलग लेवल पे समझ आ रही है, पहले उतनी जबरदस्त नहीं समझ आती थी जितनी अब समझ आ रही है। हम इकोनॉमी को अलग लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत जबरदस्त लेवल पर समझ, हमारी समझ का स्तर ही बढ़ जाता है। हमारा जिस लेवल पर हम पहले सोच पाते थे उससे कई गुना ऊपर अब हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। कारण मैपिंग आपको इन सब चीजों के साथ में जबरदस्त कनेक्ट करती है। मैपिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब ये टूल हमारा कॉन्सेप्ट, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर होते हैं, तो हम हर सब्जेक्ट में जिसमें भी जाएं, हिस्ट्री में जाएं वहाँ मैपिंग का पार्ट होता ही होता है, तो हिस्ट्री अलग लेवल पर समझ आने लगती है। आईआर में जाएं वहाँ मैपिंग का पार्ट होता ही होता है, वहाँ अलग लेवल पर समझ आने लगती है। ज्योग्राफी तो खुद मैपिंग जो है वो खुद ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो ज्योग्राफी तो एकदम एक अलग लेवल पर हमें समझ आने ही लगती है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारा जो समझने का लेवल है वही चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो बच्चा यहाँ पर इस बैच के साथ में जुड़ना चाह रहा है, अभी 50% ऑफ का डिस्काउंट इस पर भी चल रहा है। 1999 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ 999 रुपए में यह बैच अवेलेबल हो रहा है। 4 महीने का लंबा बैच है। तो जो बच्चा यहाँ पर जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। अभी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, बाद में ऐसा आजकल हमारे साथ हर रोज हो रहा है। हर रोज कोई ना कोई बच्चा हमें मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि सर हमें जो पिछला डिस्काउंट था उस डिस्काउंट पे ये बैच दिला दो। वो अब हमारे लिए संभव नहीं होता। अभी अभी ये जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ये भी आगे चल करके बंद हो जाएंगे, फिर आप लोग कॉल करेंगे सर हमें ये वाला बैच जो है वो उस डिस्काउंट पे दिला दीजिए, उस प्राइस पे दिला दीजिए, फिर नहीं हो पाता है। जो बच्चा अभी जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली अभी इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। जब ये डिस्काउंट बंद हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इन डिस्काउंट्स पे आपको ये बैचेस नहीं दे पाएंगे, फिर पूरी फीस जो भी है बैच की वो आपको पे करनी रहेगी। और डिटेल जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750711100 या 22333445, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैच में जो आंसर राइटिंग बैच है, आंसर राइटिंग बैच बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास में ऐसे जो आंसर राइटिंग के लिए हमारे पास आते हैं। सिर्फ सर हमने कहीं और पढ़ाई कर ली, हम वहाँ पे फीस दे चुके हैं, अब हम वापस आपके यहाँ पे पूरी फीस नहीं पे कर सकते, पर हमें आंसर राइटिंग नहीं आती, सिर्फ आंसर राइटिंग सिखा दो। ये अलग अलग बैचेस आपके लिए इसीलिए लाए गए। मैपिंग बैच, बच्चों को मैपिंग आती नहीं है, भले वो कितना ही पढ़ लेते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स पर जाकर के, मैपिंग नहीं आती, तो मैपिंग उनके लिए अलग से डेडिकेटेडली बैच लाया गया। इसीलिए जो आंसर राइटिंग बैच है वो डेडिकेटेडली अलग से इसीलिए लाया गया ताकि आप आंसर राइटिंग को सीखें, आंसर कैसे लिखा जाता है, वो कौन सी आर्ट है, वो कौन सी कला है, और हम उस आर्ट को कैसे डेवलप करें अपने आंसर के अंदर। अपने अंदर हमें आता तो है सब कुछ, हमने पढ़ा भी है सर सब कुछ, लेकिन हम उसको लिखे कैसे, वो लिखने की कला जो है वो आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। और पहले बैच एनुअल बेसिस पे था, फीस जो है वो एनुअल बेसिस एक ही बार में आपको पेमेंट करना था। हमने इसको मंथली बेसिस पर भी कर दिया ताकि आपके ऊपर फीस का भार भी कम रहे। 1999 रुपए में प्रति माह, हर महीने आप 1999 रुपए में इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। हर महीने जो है पे करके महीने दर महीने आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग को और बेटर 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 बना सकते हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, सर हम एकदम बेसिक से कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी के वो हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर बैच जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। लंबा बैच है, 8 महीनों का बैच है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मुख्य सब्जेक्ट हैं यूपीएससी की तैयारी के, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीके से एनसीईआरटी के एकदम बेसिक कोर कंसेप्ट्स पर जा करके तैयार करवाए जाते हैं। एक एक चैप्टर को उठा करके उसके अंदर जो जो कंसेप्ट है आपके काम के वो सारे आपको यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में पढ़ाए जाते हैं। तो जो बच्चा इस एनसीईआरटी बैच के साथ में जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। अभी इस पर भी ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, 12,000 रुपये का बैच है, बट फिलहाल इसको आप 2,999 रुपये में ले सकते हैं। 75% का एक बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, डिटेल और दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन हमारा जो गुरुकुल कैंपस है नोएडा के अंदर, यहाँ पर आकर के जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, गुरुकुल कैंपस में आकर के गुरुकुल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पर ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल हो रहा है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में अभी
जुड़ सकता है। बाद में ये डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, ये डिस्काउंट्स आपके लिए अवेलेबल बाद में नहीं रहेंगे। तो अभी जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है, डिस्काउंट सारे बैचेस पर, जितने भी बैचेस मैंने अभी आपको बताए हैं सबके ऊपर डिस्काउंट्स हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जिस भी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके उन बैच की और जानकारी चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये सारे बैचेस जो हैं वो अभी फिलहाल आपके लिए अवेलेबल है। कॉन्सेप्टर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। कॉन्सेप्टर बैच जो हमारा 2 साल का बैच है उस पर भी अभी आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। 60,000 रुपए का बैच है लेकिन फिलहाल 30,000 30,000 रुपए में अवेलेबल है, और उसमें भी आप 3-3 हजार रुपए की ईएमआई में इस बैच को ले सकते हैं। हर महीने 3-3 हजार की ईएमआई, 10 महीनों की ईएमआई जो है वो आपके लिए यहाँ पर कर दी गई है। 3-3 हजार रुपए प्रति माह चुका करके, पे करके भी आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। एक जबरदस्त ऑफर यहाँ पर भी आपके लिए है, डिस्काउंट प्लस उसमें भी ईएमआई जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। तो जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्टर बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो इस बैच के साथ में डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं, ये जो पार्ट हमने अभी अभी देखा बायोज्योग्राफी का, जैव भूगोल का, इस जैव भूगोल वाले पार्ट को, बायोज्योग्राफी वाले पार्ट को पढ़ेंगे कहां से, तैयार कहां से करेंगे सर? तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो है उनका नॉलेज होना जबरदस्त वो जरूरी है। बिना एनसीईआरटी को समझे, बिना एनसीईआरटी को जाने आप बाकी के एडवांस कंसेप्ट जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे इस डाउट में रहते हैं, सर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्या हमें ऑप्शनल समझ आ जाएगा? मेरी क्लास में आओगे तो समझ आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमें पता होता है, मुझे पता होता है कि जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पता है, इस सब्जेक्ट का भी कुछ भी आता जाता नहीं है, एबीसीडी भी नहीं आती इस सब्जेक्ट की। तो ऐसे में उनको एकदम बेसिक से लेकर के ऊपर उठना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो जो भी बच्चा है, चाहे उसने पहले ज्योग्राफी पढ़ रखी हो, उसने चाहे जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रखी हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रखा हो, उसको भी हेल्प मिल जाती है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रखी, कुछ नहीं पढ़ रखा, उसको भी हेल्प मिल जाती है। वो भी एकदम बेसिक से प्रिपेयर कर पाता है, बेसिक से उसके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाते हैं। तो बैच में तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो बच्चा खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है वो पहले एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद वो किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाए। स्टैंडर्ड बुक में अगर हम देखें तो बायोज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह, जीव भूगोल बाय सविंद्र सिंह, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बढ़िया बुक है, आप इसके साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इंग्लिश में एक और बुक आती है लोमोलिनो की, बायोज्योग्राफी बाय मार्क वी लोमोलिनो, ब्राउन एंड रेडल, इनकी एक किताब आती है जो भारत के लिए नहीं लिखी गई है। बहुत सारा सिलेबस का पार्ट इसके अंदर नहीं मिल पाता है, पर एक अच्छी किताब, महंगी किताब भी है ये, पर एक अच्छी किताब है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसको गो थ्रू हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर बहुत सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे तो उसके लिए वापस आपको सविंद्र सिंह के अंदर आना ही पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स, सविंद्र सिंह एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ इक्का दुक्का पॉइंट अगर आपको नहीं मिल पाता तो वो अपने क्लास के अंदर कवर हो जाता है। वो सारा टॉपिक आप, वो सारा हेडेक हमारा रहता है, हम आपको वो सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर कवर करवा देते हैं, क्लियर करवा देते हैं। तो ये बुक्स हैं जिनको कि आपको गो थ्रू होना चाहिए। पहले एनसीईआरटी पढ़ें, 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़ें, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद आप इस पार्ट के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सारा पार्ट जो है बायोज्योग्राफी का सिलेबस हमने देखा। अभी तक हम 4 सेक्शन अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के डिस्कस कर चुके हैं। हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम बायोज्योग्राफी, जैव भूगोल के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं और कितनी सिमिलैरिटी, हम ये भी देख चुके हैं कितनी सिमिलैरिटी, कितनी समानता जीएस के साथ में है। जैसे भू आकृति विज्ञान 90% सिमिलैरिटी है, 90% पार्ट वही है जो जीएस में पढ़ना है, वही ऑप्शनल में भी पढ़ना है। और बाकी क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी में तो 100% पार्ट वही का वही है, एज इट इज, यूं का यूं है, कोई नया कुछ पुराना अलग से कुछ है ही नहीं। और जैव भूगोल में भी सिर्फ एक सिंगल टॉपिक को, जीन पूल सेंटर वाले टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे टॉपिक्स वही है जो हमें जीएस में भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम जीएस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो सिमिलैरिटी अब आप देख पा रहे होंगे
कितनी जबरदस्त है जीएस के साथ में। तो अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लें तब भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल लें उन्हीं टॉपिक्स के साथ में हमारा ऑप्शनल भी कवर हो जाता है। और अगर हम ऑप्शनल में उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रीलिम्स ऑटोमेटिक कवर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, और मेंस का पार्ट भी हमारा ऑटोमेटिक कवर होता चला जा रहा है। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका अगला पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कैसे हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने यहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।